जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल द इकोनॉमिक कैप्सूल्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉवर्टी चैप्टर के सेकंड पार्ट को कवर अप करने जा रहे हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने टू टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी, व्हाट इज पॉवर्टी, सोशल एक्सक्लूजन, वल्नरेबिलिटी, हाउ इट इज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, तो ये सारा जो टॉपिक्स था आप लोग का, जो डिफरेंट टू केस स्टडीज था, एक रूरल पॉवर्टी का था और एक अर्बन पॉवर्टी का था, जो दोनों कैरेक्टर थे हमारे। और साथ ही साथ में हम लोगों ने उनके बीच जो कॉमन पॉइंट्स था, कॉमन पॉइंट्स क्या कि जिससे वो लोग गरीब दिखते थे। और उसके बाद हम लोगों ने कवर किया था कि पॉवर्टी लाइन के कंसेप्ट को, कि आखिर पॉवर्टी लाइन क्या होता है भैया, कि पॉवर्टी लाइन का लिमिट कैसे सेट होता है, कैसे उसको रिवाइज किया जाता है हर 5 साल में। ओके, देन हम लोगों ने पढ़ा था पॉवर्टी एस्टिमेट, कि पॉवर्टी को कैसे एस्टिमेट किया जाता था। तो पहले इनकम अप्रोच था, इनकम और कंजम्पशन अप्रोच, इट इज़ अ बिट सिमिलर कंसेप्ट। एंड उसके बाद अभी जो भी करंट आप लोगों का अभी जो यूज़ किया गया है, दैट इज़ द बेसिक नीड अप्रोच, उसको भी हम लोगों ने समझा था। और उसके बाद वल्नरेबल ग्रुप्स की पॉवर्टी में कौन सबसे ज़्यादा वल्नरेबल्स है, यानी जो SC ST का कंडीशंस था। अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में तो वो जनरल के साथ वो जनरली मिक्सड ही थे, बट SC ST का हम लोगों ने कंडीशंस को देखा था। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इंटर स्टेट डिस्पैरिटी से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज नॉट सेम इन एवरी स्टेट एंड द सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी वैरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। भैया स्टेट से स्टेट पॉवर्टी वैरी करता है। अब आप देखिएगा, ऐसा स्टेट जनरली जो बीमारू स्टेट्स है, जो आप लोगों को पता होगा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और ये सारे जो कुछ स्टेट्स है, राजस्थान, तो ये सारे स्टेट्स में जो लेवल ऑफ लाइफस्टाइल है, लेवल ऑफ इनकम लोगों का बहुत कम है, लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप का है। तो यहाँ पर पॉवर्टी का रेशियो कुछ ज़्यादा ही है। अगर हम लोग नज़र डालें एक बार ग्राफ के ऊपर, तो बिहार में देखिए लगभग 34% हेड काउंट रेशियो, यानी हर 100 लोग में 34 लोग बिहार में आपको पॉवर्टी लाइन के बिलो मिलेंगे। आप यही देखिए, उड़ीसा में तो 16 है, तो वह काफ़ी डिफरेंस है यार। आसाम में आप देखिएगा तो हर आपका 100 में 19 लोग आपको बिलो पॉवर्टी देखेंगे। देखिए नॉर्थ ईस्ट का केस अलग है, नॉर्थ ईस्ट का केस में थोड़ा हम लोग उन लोगों को डिस्क्रिमिनेट किए हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो MP का यहाँ पे दिया हुआ है 21, हर 100 में 21 लोग आपको वहाँ पे बिलो पॉवर्टी दिखेंगे। उत्तर प्रदेश में MP से भी ज़्यादा है, दैट इज 23, यानी देखिएगा कहीं ना कहीं ग्राफ में तो बिहार भैया नंबर 1 है और UP हम लोग का नंबर 2 है। उसके बाद कर्नाटका में देखिएगा साउथर्न स्टेट्स, तो साउथर्न स्टेट्स लोगों जो है, अब देखिएगा साउथर्न स्टेट्स ना लोगों में इक्वलिटी लाने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे वो लोग। तो यहाँ 8 है। वेस्ट बंगाल में भी देखिएगा, हमारा वेस्ट बंगाल में तो ये 12 है, यानी हर 100 लोग में 12 लोग गरीब हैं। हो सकता है ये रेशियो फर्दर भी डिक्लाइन हुआ हो, बट ये डेटा हमारा 2023 8, अब तो देखिए 2023 का डेटा है हमारे पास, तो फिर ठीक है, एक एस्टिमेट दिया हुआ है 2023 के अकॉर्डिंग, तो फिर सही है। उसके बाद अब देखिए महाराष्ट्र हो गया 8 है, उसी तरह और भी स्टेट्स का दिया हुआ है। ऑल ओवर इंडिया में देखिएगा तो हर 100 में 15 लोग आपको BPL दिखेंगे। States like MP, Assam, UP, Bihar and Odisha had high poverty level in India. Bihar and Odisha continue to be the two poorest states with the ratio of 33.7% and 32.6%. अरे भैया इधर तो 16 दिया हुआ है, कुछ मिस्टेक है का 33.7। चलिए ये तो ठीक है बिहार वाला। उड़ीसा में हमको थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ये उड़ीसा में तो ऐसे होना चाहिए लगभग, हमको भी उड़ीसा का तुम लोग जानते थे। कमेंट करके बताइएगा तो क्या ये ग्राफ एरर है क्या। हालांकि मैंने NCERT से ये ग्राफ को क्रॉप किया, देखिए NCERT नॉट टू बी रिपब्लिश दिया हुआ है, एकदम PDF से मैंने इसको क्रॉप करके लगाया। एनीवे उड़ीसा हम लोग शुरू से सुनते आ रहे, बिहार और उड़ीसा में पॉवर्टी सबसे ज़्यादा है। अभी करंटली तो गवर्नमेंट चेंज हुआ है, अब देखिए वहाँ पे क्या होता है। एनीवे पॉलिटिक्स पे नहीं आते हम लोग। देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द पॉवर्टी इन केरला, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। देखिएगा साउदर्न स्टेट्स तो पूरा भरा हुआ है, साथ ही साथ हम लोग का वेस्ट बंगाल में भी, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट गवर्नमेंट थे। लेफ्ट मतलब सोशलिस्ट टाइप का गवर्नमेंट है, तो सोशलिज्म का मेन एजेंडा ही होता है गरीबी से ऊपर लाना। देखिए सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बट ये हो जाता है कि जब आप गरीबी से ऊपर लाने जाते हैं ना, तो आपका ग्रोथ कहीं ना कहीं हैम्पर होता है। तो ये सोशल इनिशिएटिव लीजिएगा तो थोड़ा सा आपको हैम्पर करना पड़ता है। हाँ, ये लोग कैसे ऊपर उठ पाए, देखिए सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सा रीजन हम बता रहे हैं आपको। साउदर्न स्टेट्स में देखिएगा तो वहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कम है, कास्ट डिस्पैरिटी नहीं है। ज़्यादातर आपको या तो दलित मिलेंगे या तो आपको मतलब उन लोगों के बीच में उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कास्ट बाउंडिंग्स नहीं है, जैसे हिसाब से हम लोग का नॉर्दर्न इंडिया में है। साथ ही साथ देखिएगा ना, तो साउदर्न इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छा से हो पाया है, खास करके तमिलनाडु और आपका कर्नाटका में।
कर्नाटका में हमारा सिलिकॉन वैली है, वही इंडिया का सिलिकॉन वैली बेंगलोर। तो इसी का वजह से उन लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भर भर के आए। आप महाराष्ट्र में भी देखिएगा तो थोड़ा वो लोग कहीं, मुंबई एक जोन है, मुंबई पुणे, तो ये सारा ही पॉलिसीज़ है। खास करके फिर लेफ्ट कुछ जो वहाँ पे गवर्नमेंट रहे ना, वो लोग सोशल स्कीम्स के ऊपर ज़्यादा बरकरार रहे। जब नॉर्दर्न स्टेट्स देखिएगा ना तो ये लोग सेंट्रल पॉलिटिक्स में ज़्यादा बिजी रहते हैं, और अब साउदर्न स्टेट्स देखिए, वेस्ट बंगाल देखिए, तो ये लोग अपने स्टेट पॉलिटिक्स में ही इन्वॉल्व रहते हैं, जिसकी वजह से दे आर क्वाइट सक्सेसफुल इन इंप्रूविंग द पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो। आगे बढ़ते हम लोग आते हैं ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो में। भैया ग्लोबल दुनिया में इंडिया का क्या रैंक है पॉवर्टी के मामले में, देखते हैं हम लोग। देयर हैज बीन अ सबसिस्टेंट रिडक्शन इन द ग्लोबल पॉवर्टी, इट इज मार्क्ड विद ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस। पॉवर्टी डिक्लाइन सब्सटेंशियली इन चाइना, ये चाइना में, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब सबसे बड़ा चीज देखिएगा ना तो चाइना इंडस्ट्रियलाइजेशन में एकदम भाग चुका है, आगे रेस में टॉप पे है, और वो अपने साथ साथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी, उसके आसपास के जो कंट्रीज है वो लोग भी बहुत रेस पे वो लोग दौड़ रहे हैं। अब देखिएगा कुछ भी चीज़, हालांकि ये स्मार्ट बोर्ड भी हुआ तो मेड इन चाइना। अब मोबाइल देखिएगा तो उसका जो कंपोनेंट्स है वो चाइना, ताइवान, यही सब साउथ ईस्ट कंट्रीज से ही आ रहे हैं। साउथ ईस्ट चाइना होगी और साउथ ईस्ट कंट्रीज से कुछ आप जो स्मॉलर इंग्रेडिएंट्स देखिएगा, फॉर एग्जांपल मैंने कैनन का प्रिंटर ऑर्डर किया था तो उसमें लिखा हुआ था कि मेड इन ताइवान। तो इसी तरीके से ना मेड इन शायद वो आपका ये था मलेशिया ना इंडोनेशिया कोई ऐसी कंट्री था। तो इसी तरीके से देखिएगा साउथ ईस्ट जो कंट्रीज है वहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग आया है। मैन्युफैक्चरिंग आने का वहाँ सबसे बड़ा रीज़न है यूएस। आपको मैं कहानी सुनाता हूँ। यूएस जो था एक्चुअल में, यूएस में वहाँ पर और यूरोपियन कंट्रीज में ना पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो उसको लोग ध्यान में रखते हुए वो लोग आईटी में ज़्यादा फोकस करने लगे। जिस हिसाब से उन लोगों ने आईटी में मूव किया तो वो जो अदर इंडस्ट्रीज थे वो लोग सोचे चलो अब हम लोग ये सब डेवलपिंग कंट्रीज को दे देते हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज ने फिर वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से वहाँ का तो इन्वायरमेंट पॉल्यूट हुआ बट उन लोगों का इनकम राइज हुआ। जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, पॉवर्टी लेवल वहाँ पे डिक्लाइन हो गया। इन केस आप यूरोप में देखिएगा तो यूरोप पे भी खुश हो गए भाई, वहाँ पे पॉल्यूशन लेवल डिक्लाइन हुआ, बट अल्टीमेटली वहाँ पे अभी करंटली आप देखिएगा तो यूएस में मेक इन अमेरिका, ये सब जो पॉलिसीज आ रहा है, यूरोप और अमेरिका तो भैया एक ही पॉलिसी में चलता है, अभी भले थोड़ा अलग है। तो यूएस हो गया आपका और यूरोप हो गया, अब उन लोग को थोड़ा सा ये एनालाइज हो रहा है कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग दे के थोड़ा गलती की है। जो भी है, कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया तो हम लोग का बड़ा भैया, उसके बाद सब बाकी भाई लोग, द डिक्लाइन हैज़ बिन ऑल्सो रैपिड 34%। अब एक देखिएगा तो 34% पॉवर्टी कम गया है। जो डेटा है, आपको डेटा याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो एक मोटा मोटी फिगर आप लोग याद रखिएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सब एनसीईआरटी से लिया हुआ है आप लोग का। सब सहारन अफ्रीका पॉवर्टी इनफैक्ट डिक्लाइन फ्रॉम 51% इन 2005 टू 41% इन 2015। तो वहाँ पर भी सब सहारन अफ्रीका, सब सहारन मतलब आपको किसको बोला जा रहा है, अमेरिका, अफ्रीका आप देखिएगा तो उसका नॉर्दर्न पार्ट को, नॉर्दर्न अब 20 से थोड़ा ऊपर से काट दीजिए, दैट इज सब सहारन अफ्रीका। साउथ वाले रीजन में नहीं, वहाँ अभी भी जंगल फंगल पूरा भरती है। इन लैटिन अमेरिका, आ जाइए अमेरिका में, द रेशियो ऑफ पॉवर्टी हैज ऑल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 10% इन 2005 टू 4% इन 2015। हालांकि बहुत कम हुआ है भैया। द न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द यूएन proposes ending poverty of all types by 2030। सस्टेनेबल ग्रोथ यूएन का जो पॉलिसी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ, तो ये लोग चाह रहे हैं कि 2030 तक गरीबी को लगभग खत्म कर दिया जाए। क्या ये पॉसिबल है? कमेंट करके हम लोग को बताइएगा। और एक चीज आप देखिए, इंडिया में भी हालांकि आप अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग करिएगा ना तो पॉवर्टी का आपको कम ही मिलेगा। क्या है, ऐसा बहुत लोग हैं जो डेटा में हेर फेर करते हैं। हम लोग खास करके जब डेटा को ठीक से रीड किया जाता है ना, वहाँ करप्शन है। डेटा अगर प्रॉपरली कलेक्ट किया जाए तब आपको एक एक्यूरेट सिनेरियो मिल पाएगा कि इंडिया में भी क्या कंडीशन है पॉवर्टी का। जानबे करते हैं सब सर्टिफिकेट वगैरह बनाने में जाली हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है कि किस प्रकार से 2005 से आप देखिए 2005 में सबसे पहले हम लोग आते हैं साउथ एशिया में, यानी इंडिया और इंडिया का भाई लोग, एक तो बिगड़ा हुआ हम लोग का लड़का ही है जो भी है। तो आप देखिए 2005 में उसका पॉवर्टी आप देखिए परसेंटेज लगभग किस हिसाब से ये डाउनफॉल किया, बस ये आप ग्राफ में देखिए, उतना ज़्यादा आपको डीपली नहीं जाना, बस देखिए कि किस प्रकार से कम होते जा रहा है। सिमिलरली आप देखें यहाँ पे लैटिन अमेरिका, कैरिबियन आइलैंड्स में ये जा करके आस्ते आस्ते फिर ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो रहा है। फिर यहाँ आपका सब सहारन अफ्रीका भी है और आपका ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक और चाइना का भी है। चाइना देखिए एकदम लगभग पॉवर्टी वहाँ पर ख़त्म ही हो गया है लगभग। यही है भैया डेवलपमेंट का। सिमिलरली ये भी ग्राफ है, नंबर ऑफ पुअर बाई रीजन इन मिलियंस। तो यहाँ पे देखिए आप
किस हिसाब से आपका ईस्ट एशिया और पैसिफिक में दिया हुआ है कितना ज़्यादा पुअर्स है, और उसके बाद फिर आपका ब्लू वाला देखिए साउथ एशिया के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो ग्राफ जितना समझ आता है ठीक है, आप लोग को अगर अब थोड़ा होगा भी तो आप ज़्यादातर एक्स एक्सेस वाई एक्सेस वाला जो ग्राफ रहेगा कोऑर्डिनेट वाला उसको एनालाइज कर लीजिएगा। आपको ग्राफ बनाने तो नहीं देगा, बट हो सकता है कि आपको एक ग्राफ दे दे और उसी के ऊपर बोल दे कि ये किस चीज़ का ग्राफ है, क्या इसमें पूछा जा रहा है, कैसे ये सक्सेसफुल रहा है। तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन इस प्रकार से सीबीएसई दे सकता है आप लोग को। तो आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। भैया गरीबी आखिर है क्यों? हम लोग गरीबी का तो मतलब जानते थे, हम लोग एकदम बढ़िया से डिस्कस किए व्हाट इज पॉवर्टी, व्हाट इज रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी प्रीवियस वीडियो में। नहीं देखा है अगर तो पहले प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसके बाद फिर इस वीडियो में आइएगा आप लोग। ओके चलते हैं हम लोग। देयर वेर अ नंबर ऑफ कॉजेज फॉर वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। क्या क्या कॉजेज था भैया, देखते हैं। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा जो आपका लेवल ऑफ डेवलपमेंट का जो ग्रोथ था बहुत कम था। देखिएगा वो लोग तो ज़्यादा हम लोग को इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन में बिजी थे, कैसे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाए उसमें वो लोग बिजी थे। तो इसीलिए वहाँ पे उन लोगों ने डेवलपमेंट, यहाँ का लोगों का एम्प्लॉयमेंट कैसे दिया जाए, लोगों को कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया जाए, उसमें उन लोगों का फोकस नहीं था। हाँ, अनइंटेंशनली वो लोगों ने कुछ बहुत अच्छा इंडिया के लिए भी किया ब्रिटिशर्स ने, बट उनका मेन इंटेंशन था इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना। तो इसीलिए वहाँ पे पॉवर्टी बढ़ते गया, खास करके जब मैनचेस्टर मेड्स गुड्स का हम लोग आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में, जब इंडिया में एक्सपोर्ट स्टार्ट हुआ तो जिससे इंडिया का जो खुद का प्रोडक्शन था वो पूरा बैठ गया था। जब बैठ गया, लोगों का सामान बिक्री होगा नहीं तो किसी का कमाई कट गया, वो क्या कि खरीदने के लिए मैनचेस्टर वाला गुड्स आ गया, सस्ता रहा, जिसका वजह से लोगों का सामान का बिक्री बंद हो गया। बोल के आस्ते आस्ते इंडिया में पॉवर्टी एकदम वहाँ से ही राइज हुआ और अल्टीमेटली ये चेन लाइक साइकिल हो जाता है। कैसे होता है हम लोग समझेंगे। वहाँ जॉब्स डिक्लाइन हुआ, जॉब्स डिक्लाइन अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो दैट लीड्स टू लो ग्रोथ रेट एंड इनकम। तो ग्रोथ रेट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से ग्रोथ रेट स्लो हो जाता है, इनकम का ग्रोथ कम हो गया। अब इनकम का होगा भाई, जब गुड्स का आपका बिक्री कम हो गया तो इनकम कम भी करेगा। और प्लस पॉपुलेशन भी बढ़ रहा था, देश का पॉपुलेशन। हालांकि ब्रिटिश के टाइम में बहुत लो हम लोग का ग्रोथ रेट था पॉपुलेशन का, जिस हिसाब से हम लोग का पोस्ट इंडिपेंडेंस एकदम पीक पे गया है ग्राफ, वैसा नहीं था जब डेवलपिंग में। और इसी तरीका से आ जाता है हमारा साइकिल ऑफ पॉवर्टी। यहाँ से जैसी ये देखिए पॉवर्टी कैसे होगा, आप किसी का इनकम काट दीजिए, आप कहीं ना कहीं इनकम टैक्स भी अगर बढ़ा रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आप फिर पॉवर्टी की तरफ आप जा सकते हैं। इनकम टैक्स वगैरह आपको तभी लगाना चाहिए, जैसे अभी सरकार ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव्स लिया कि इनकम टैक्स स्लैब्स को बहुत ही बढ़ा दिया। उससे क्या होगा कि लोगों का जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ेगा। परचेसिंग पावर क्या होता है कि लोग अब ज़्यादा पैसा लोगों के पास हाथ में रहेगा। अगर आप टैक्स लेकर के इनकम वो काट लीजिएगा तो अल्टीमेटली वो खर्च भी कम करेगा, और खर्च कम करेगा तो दूसरा का जो कमाई है वो भी कम हो जाएगा। अल्टीमेटली उससे इकोनॉमिक का डिक्लाइन होता है, और डिक्लाइन होगा तो फिर लोगों का इनकम आस्ते आस्ते से घटते घटते तो दे विल बिकम अंडर पॉवर्टी। तो ये चेन साइकिल होता है। ये सबको हम लोग इन डेप्थ क्लास 11 एंड 12 में पढ़ेंगे। अभी जितने डेटा है, फैक्ट्स है, उसको हम लोगों को मेमोराइज करना है और कंसेप्ट्स को आपस में इंटरलिंक करते चलना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉजेज ऑफ पॉवर्टी में। देखिए फ्रूट्स ऑफ ग्रीन एक और कॉज है हमारे यहाँ पे। सबसे पहले तो ब्रिटिश का हम लोगों ने रीजन पढ़ा, फिर जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति, पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में ही सीमित पड़ गया वो। जब पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ सक्सेसफुल रहा, ईस्टर्न इंडिया में नहीं रहा, साउदर्न इंडिया में सक्सेसफुल नहीं रहा, तो उसकी वजह से क्या हो गया, जो वहाँ का तो पंजाब वाला भैया अभी थार में घूर रहा, हम लोग अभी तक हरा वाला चच्चा वाला साइकिल में बरकरार है बिहार बंगाल में। तो fruits of green revolution was limited to some parts of India only. Migration to cities and low level of living standard. अब बहुत लोग क्या होते थे ना, इस शहर में माइग्रेट करते थे। कलकत्ता हो गया, आसनसोल हो गया, दुर्गापुर हो गया, ये सारे कुछ बड़े बड़े सिटीज़ हैं हम लोगों का बंगाल का। सिमिलरली अब झारखंड में देखिएगा तो बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, रांची तो हालांकि ठीक है थोड़ा ट्राइबल रीजन में पड़ जाता साउथ में, बट ये सब रीजन रिच रीजन था, जिसकी वजह से क्या हुआ गाँव से लोग ये सब शहर में माइग्रेट करने लगे, ताकि वो लोग कोई ना कोई छोटा मोटा काम, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई नारियल बेच रहा है, तो कोई टोटो चला रहा है, तो उस समय तो रिक्शा चलाना होता था। तो इस तरीक़ा से लोग जो है शहरों की तरफ माइग्रेट करने लगे। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव रीजन नहीं था। भैया गरीबी से भूखमरी से मरना है, इससे अच्छा हम कहीं और जाके शहर में किसी तरह कुछ भी जुगाड़ लगा के कमा लें। तो इसी तरह वो लोग जो है वो माइग्रेट वगैरह करने लगे थे बहुत सारे लोग। तो अब जब माइग्रेट करने लगे तो रूरल पॉवर्टी का रेशियो तो आपको दिखेगा कि रूरल जो है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जा रहा था अर्बन पॉवर्टी में। ओके, इंडस्ट्रीज फेल टू प्रोवाइड जॉब। बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है देखिएगा, आप जब नेहरू 11th क्लास में आइएगा तो आप लोग नेहरूवियन इकोनॉमिक मॉडल के बारे में पढ़िएगा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सॉरी क्लास 12 में, अब तो वो क्लास 12 में चला गया। तो क्लास 12 में आप जब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़िएगा तो वहाँ पे नेहरूवियन इकोनॉमिक मॉडल के बारे में आप लोग को समझाया जाता है। तो उसमें आप देखिएगा कि उनका जो मेन टारगेट था हमारे नेहरू जी का कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह इंडिया में प्रमोट किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। बट
ये कहीं ना कहीं क्वाइट ऑफ टाइम के लिए सक्सेसफुल रहा था 70s तक, बट जो है उनके डिक्लाइन, नेहरू के डिक्लाइन के बाद, उसके बाद ये मॉडल भी उनका जो है अनसक्सेसफुल हो गया। ऊपर से फिर करप्शन लेवल वगैरह बढ़ने लगा था। एनीवे वो सब बहुत सारे अलग अलग रीजन हम लोग वो क्लास 12 में पढ़ेंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है जॉब नहीं प्रोवाइड कर पाया। उसके बाद आप देखिएगा एक और कारण था इंडस्ट्रियलाइजेशन का जॉब नहीं प्रोवाइड करने का, एआई का इंट्रोडक्शन हो गया, उसमें मशीन्स आ गया, मॉडर्न मशीनरीज में लेबर रिक्वायरमेंट कम हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, पीपल माइग्रेटेड एंड स्टार्टेड डूइंग अनऑर्गेनाइज्ड जॉब। अब उसके पास बहुत सारा लोग जो है, अभी मैंने आप लोगों को जैसे डिस्कस किया, सब्जी वाला, टोटो वाला, अनऑर्गेनाइज्ड काम किया, जिससे लोगों का इनकम उतना कुछ खास तो बढ़ा नहीं, लो लेवल ऑफ इनकम रहा, कुडंट अफोर्ड अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, देयरफॉर दे आर कंसिडर्ड एज अंडर पॉवर्टी। ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज इज अनदर रीजन फॉर पॉवर्टी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी क्या होता है भैया, कि कोई पर्टिकुलर क्षेत्र में आदमी बहुत ज़्यादा कमा रहा है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं और कुछ लोग बहुत कम कमा रहे हैं। कोई किसी का इनकम है 1 लाख रुपया प्रतिदिन, तो किसी का इनकम है 150 रुपया प्रतिदिन। तो उससे क्या हो रहा है, देखिए आप सबको तो बराबर नहीं बना सकते, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल, बट एक रेशियो तो हो सकता है कि हाँ जो मिनिमम वाला है उसको भी थोड़ा ज़्यादा मिले, जो मैक्सिमम वाला है वो भी थोड़ा हिसाब से कमाए। बट ये सुनने में बढ़िया लगता है, प्रैक्टिकल नहीं है पॉसिबल कि एकदम जो ज़्यादा कमा रहा है उसको कटा दे, इससे इंसेंटिव खत्म हो जाता है। एनीवे, जब इनकम इनइक्वालिटी ज़्यादा बढ़ता है, देयरफॉर दैट इज अ काइंड ऑफ फेलियर। हाँ, इनकम इनइक्वालिटीज जो बढ़ा, एक और आपका यहाँ पे कारण था कि लैंड रिफॉर्म्स, इसी में आप सब पॉइंट्स पड़ेगा। तो इनकम इनइक्वालिटीज बढ़ने से क्या होगा, आप किसी शहर में किसी एक एरिया में ज़्यादा अमीर लोग हैं और बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं ना, तो वहाँ इकोनॉमी भी स्लो डाउन हो जाता है। यही अगर आप देखिएगा ऐसा शहर में जहाँ पे बराबर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, तो कंपटीशन रहता है, भैया ये गाड़ी लिया, चल हमो गाड़ी लेंगे। फिर आप देखिएगा पड़ोसी में एसी आ गया, तो आस पास वाला बोलेगा अरे ये एसी लगा लिया, चल हमो लगाएंगे। पड़ोसी 2 एसी लगा लिए, तो बोलेगा अरे इसका घर में 2 एसी, चल हमो लगाएंगे। 2 तल्ला ठोक लिया, तो बोले अरे हम तो 3 तल्ला ठोकेंगे। तो ये चीज़ होता है कंपटीशन। क्या ये कब हो पाएगा पॉसिबल, जब लेवल ऑफ इनकम लगभग बराबर रहे, 19-20 का फर्क रहे, 18-20 का फर्क रहे। अब लेकिन किसी का इनकम है 2 रुपया और किसी का इनकम है 2000, तो वो बोले अरे तो हमसे बहुत आगे, हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम जितने में उतने में खुश है। इससे क्या होगा, उसके अंदर भी इंसेंटिवाइज नहीं है। तो ये होता है, एक्चुअल में होता है। आप देखिएगा आप लोग का सोसाइटी में भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ओके, फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एक और कारण था कि जब लैंड रिफॉर्म आया था। लैंड रिफॉर्म क्या था भैया, एक शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब हमारा 5 ईयर प्लान्स आ रहा था, तो उस समय एक ट्रेजेडी होता है। एक ट्रेजेडी क्या होता है कि गवर्नमेंट सोचते हैं कि जो ज़मींदार हैं उनको एलिमिनेट करके जो ज़मीन है वो पीजेंट्स को सौंप दिया जाए, जिससे क्या होगा, सारा पीजेंट्स कल्टीवेट करेंगे, जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। इट वाज ठीक है, उस समय के हिसाब से ज़मींदार का पावर्स बहुत ज़्यादा था। तो इस चीज़ को जब इम्प्लीमेंट किया गया, तो ज़मींदार लोग भी सियाना रहा, अपना 6 महीना का बच्चा के ऊपर ज़मीन लिख देता था, परिवार में सब ज़मीन को स्प्लिट कर दिया। एक्चुअल में क्या हुआ था, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन का टारगेट क्या था कि लैंड सीलिंग हो गया था, 2 हेक्टर के ऊपर या 20 हेक्टर, कुछ एक ऐसा लिमिट रखा गया था। उस लिमिट के ऊपर अगर आपके पास ज़मीन है तो उस ज़मीन को आपको सरकार को सौंपना पड़ेगा। बट किसी ज़मींदार का फैमिली में 20 गो आदमी है, तो सबका नाम पे थोड़ा थोड़ा ज़मीन वाली लिखा गया, और फिर सेटिंग वेटिंग होते होते नॉर्थ इंडिया में तो ये अनसक्सेसफुल रहा। वेस्ट बंगाल में आप देखिएगा तो थोड़ा सा ये सक्सेसफुल था, केरला में सक्सेसफुल था, बट मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में लैंड रिफॉर्मेशन जो था, लैंड रिफॉर्म्स, वो अनसक्सेसफुल था। उसके बाद आप देखिएगा तो लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज, जमीन का कमी हो जाना, और भी बहुत सारा अदर रिसोर्सेज का भी कमी हो गया था हम लोग का देश में। आप देखिएगा तो आज भी हम लोग बहुत सारा कोयला जो है ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास है नहीं। फिर आप देखिएगा आज भी हम लोग बहुत सारा जो स्मॉल पार्टिकल्स वगैरह है जो इंडस्ट्रीज में लगता है, वो सब भी इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग के पास वैसा मशीन्स वगैरह है नहीं, और वैसा इनिशिएटिव्स भी नहीं ले रहे गवर्नमेंट। अब हालांकि दिया जा रहा है बहुत सारा, जैसे अभी अब चिप्स मैन्युफैक्चरिंग आप सुनिएगा, माइक्रो चिप्स हो गया, ये नैनो चिप्स, ये सब अगर मैन्युफैक्चरिंग होता है इंडिया में, तो मे बी वी विल बी अंडर द इकोनॉमिक बूम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हमारा, सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसका मतलब क्या है, सोशियो कल्चर देखिएगा, हमारा समाज में ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा ये है कि भैया ये छोटा जात है तो इसको हम लोग को नहीं आगे बढ़ने देना है। और मान के चलिए ना, आप थोड़ा सा देखिएगा, अगर आपका जात भाई में भी कोई अगर आगे बढ़ता है ना, तो दूसरा लोग को जलन होने लगता है, तो उसको नीचे गिराने का सोचता है, इन्हीं की सपोर्ट करे और बढ़ाए, साथ ही साथ मेरा भी ग्रोथ हो। तो ये चीज़ एक तो कल्चर है नॉर्थ इंडिया में। तो कुछ कुछ जगह पे फिर भी ठीक है, हालांकि पंजाब देखिएगा आप, मरवाड़ी लोग में देखिएगा तो लोग आपस में बहुत यूनिटी रहता है। बट ये नॉर्थ इंडिया में आप बिहारी कम्युनिटी देखिए, बंगाली कम्युनिटी देखिए, आप पुरवैया कम्युनिटी देखिए, या फिर उड़ीसा में आप देखिए, तो ये सब में थोड़ा है, जात भाई में थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन रहता है। तो ये सारा है। फिर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, कुछ कुछ ये सब भी है कि कास्ट है, दूसरा कास्ट का आदमी आगे बढ़ गया, काहे बढ़ेगा। ये सब भी कारण है थोड़ा सा कि हम लोग यहाँ पे पॉवर्टी में है, आज भी पॉवर्टी बढ़ा हुआ भैया। इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशन एंड ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनीज, people in India including the very poor spend a lot of money।
रिलीजियस सेरेमनीज, जैसे देखिएगा आप शादी में बाप जो है सेविंग्स करते जाता, 20 लाख 30 लाख 40 लाख का है तो बेटी का दहेज देके, बेटी का दहेज देके बेटवा का शादी बढ़िया से कराएंगे, बिटिया का शादी विदाई बढ़िया से कराएंगे। वही 30 लाख 40 लाख अगर वो इन्वेस्टमेंट करे, प्रॉपर तरीके से मैनेज करे तो वही, हालांकि देखिए वो 30 लाख 40 लाख रुपये जो दे रहा है, अब उसका जो दामादवा रहेगा वो कहीं खर्च करेगा तो ठीक है, बट अगर वो एक प्रॉपर तरीके से इनिशिएटिव लिया जाए देन इट कैन बी ऑल्सो फ्रूटफुल फॉर द इकोनॉमी, की उस पैसा को अगर सही जगह इन्वेस्ट किया जाए। पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग द वेरी पुअर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन रिलीजियस सेरेमनीज। Small farmers need money to buy agriculture inputs like seeds, fertilizers, pesticides, etc. Since poor people are hardly have any savings, they borrow. स्मॉल पीजेंट्स लोग को भी कुछ कुछ चीज़ चाहिए होता है, अब उसको पास तो रहता नहीं है पैसा कि कहीं से लाए, तो कर्ज लेना पड़ता, कर्ज लेते तो कर्ज के जाल में फंस जाते, देयरफॉर वो लोग पॉवर्टी में टना जाते, क्रॉप्स फेलियर हो गया तो और गया, खत्म हो गया। अनेबल टू रीपे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी दे बिकम द विक्टिम्स ऑफ इनडेप्टनेस, और इनडेप्टनेस में आकर के बहुत ज़्यादा फार्मर सुसाइड रेट भी आपको केस सुनने को मिलता है। सो द हाई लेवल ऑफ इनडेप्टनेस इज बोथ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ poverty. It is also a cause of poverty. It is also an effect of poverty. आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एंटी पोवर्टी मेजर्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज एंटी पोवर्टी मेजर्स। तो गवर्नमेंट पोवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिया है, चलिए देखते हैं हम लोग। ये बेसिकली हम लोग दो स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे। द करंट एंटी पोवर्टी स्ट्रैटेजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली ऑन द टू प्लैंक्स, द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टारगेटेड एंटी पोवर्टी प्रोग्राम्स। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, भैया देखिए सबसे पहले क्या किया गवर्नमेंट ने, लॉन्ग टर्म में इनिशिएटिव लिया पॉवर्टी हटाने के लिए, शॉर्ट टर्म इनिशिएटिव भी लिया। शॉर्ट टर्म से हम लोग बहुत सारा प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे, इसमें आपको याद करना होगा, कोई उपाय नहीं। लॉन्ग टर्म थोड़ा समझने का कोशिश करिए। जब नेहरू जी आए प्राइम मिनिस्टर बने तो देखिए नेहरू जी बहुत अच्छा भी काम किया हम लोग का देश का, जो उनका इकोनॉमी का मॉडल था, बीइंग इकोनॉमिस्ट, हम अभी तो हाँ मिनी इकोनॉमिस्ट है, तो हम मेरे को पर्सनली बहुत उनका अच्छा लगा था कि हाँ ठीक है, जो उनका पॉलिसीज जो था इंडिया का उस टाइम के अकॉर्डिंग बहुत वन ऑफ द बेस्ट था, वन ऑफ द बेस्ट था। इससे ज़्यादा बेटर तो हमको कुछ नहीं दिखता, मे भी हो इससे ज़्यादा। इकोनॉमी का टर्म में बोल रहा हूँ मैं, सोशल रिलीजन के टर्म में नहीं बोल रहा हूँ, इकोनॉमी का टर्म में बात कर रहा हूँ। ओके, तो जब हम लोग देखेंगे प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ लो ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड 1980s, ठीक है। अब देखिएगा जब 5 ईयर प्लान्स आता है, जब आप लोग पढ़िएगा 12th क्लास में इकोनॉमिक्स में, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान तक इनफैक्ट क्वाइट हम लोग सक्सेसफुल थे। जितना टारगेटेड ग्रोथ था उससे ज़्यादा ही ग्रोथ हो रहा था, बट उसके बाद कुछ फेलियर्स होने लगा हमारा 5 ईयर प्लान्स में, और अल्टीमेटली ये 5 ईयर प्लान का सिस्टम खत्म हो गया, आगे जाकर के कोलैप्स कर जाता है। ओके, आफ्टर 1980s इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ बीन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। बट 1980s के बाद भी देखिएगा आप, उसके बाद 70s जो 60-70s का फेज था ना, 60-70s में ये चीज़ हुआ था, इंदिरा गांधी का सरकार बना था, इमरजेंसी वगैरह लगा था, तो यहाँ इकोनॉमी का हमारा बहुत खराब कंडीशन था। इसी समय चाइना बूस्ट किया, उसके बाद फिर एक बार दोबारा बूस्ट लेता है 1980s और 90s के समय में। बट 80s के बाद से फिर इंडिया अपना इकोनॉमी पकड़ने लगा भाई ग्रोथ में। 6% का जीडीपी ग्रोथ था हमारा उस समय, 6% ड्यूरिंग 1980s एंड 1990s। करेंटली अब देखिएगा 2010 के बाद से 11-12 के बाद, जब उसके बाद फर्स्ट 14 में हम लोग का लगभग एवरेज ग्रोथ रेट आपका 6 to 7% रहा है, 6 to 7% रहा है अभी तक, अभी का जो हमारा करंट एवरेज ग्रोथ रेट। और तो करंटली शायद अभी हम लोग का जीडीपी ग्रोथ रेट अप्रॉक्सीमेटली 5 to 5.5% है। डेटा आप लोग देख के हम लोग को बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इम्पैक्ट क्या हुआ भैया, इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू पॉवर्टी रिडक्शन। जितना इस जगह का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा वहाँ पॉवर्टी ऑटोमेटिकली कम होगा। अब देखिएगा बंगाल में ब्रिटिशर्स जब आए थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे हुआ था, बहुत सारा मेजर हब्स था, कलकत्ता कैपिटल था, वन ऑफ द मैंने पूरा इंडिया का भी एक टाइम ऑफ में ये कैपिटल था ब्रिटिश इंडिया का। तो उस समय इंडिया में इंडस्ट्रीज था, वहाँ इकोनॉमी का ग्रोथ था, यहाँ बंगाल वन ऑफ द रिचेस्ट था, पहले भी रिचेस्ट था, जिसकी वजह से क्या था, यहाँ पॉवर्टी कम था। बट जैसे ही ब्रिटिशर्स के तो इम्पैक्ट था ही, तो जैसे ही यहाँ पर जब पोस्ट इंडिपेंडेंस में देखिएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ समय के बाद जैसे ही यहाँ पर डिक्लाइन होने लगा, अल्टीमेटली पॉवर्टी यहाँ राइज भी हो। बट फिर उसके बाद गवर्नमेंट का पॉलिसीज आया जिससे ये कंट्रोल्ड है अभी भी, हाँ, बट और अच्छा हो सकता है। बंगाल उतना भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है इसमें। ओके, तो आते हैं अब हम लोग सेकंड हमारा जो टॉपिक है, दैट इज टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। अब यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा याद करना है, नोट डाउन करिएगा बढ़िया से इसको और रटिएगा, रटना पड़ता है। इन पॉलिसीज में आपको कोई उपाय नहीं है। ओके, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टारगेटेड टू रिड्यूस पॉवर्टी, जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पीएम रोजगार योजना PMRY इसके बारे में पढ़ेंगे, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP के बारे में पढ़ेंगे, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, PM ग्रामोदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना,
तो जितना भी ये सब संस्कृत टर्म्स है ये सब के बारे में भी पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा पहला टॉपिक से, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या बोला है इसमें? बोलता है कि 100 दिन का रोजगार मिलना ही मिलना चाहिए। पंचायत में आप देखिएगा तो 100 दिन तक रोजगार दिलाता है, गढ़वा कोड़ाता है, उसी को भरवाता है। तो यहाँ पे पंचायत में आप लोग को देखने मिलता है, पंचायत वेब सीरीज़ में, तो वहाँ पे मनरेगा का काम हो रहा होता है। वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड, 1/3 ऑफ द प्रपोज जॉब्स हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन। अब मान लीजिए अगर 99 को जॉब्स है ना, तो 99 में 33 को वुमेन के लिए तो रहेगा ही, 33 को वुमेन के लिए ये रिजर्व रहेगा। ओके, द शेयर ऑफ SC/ST वुमेन पर्सन्स डेज इन द स्कीम आर 23%, 17% एंड 53%। तो 23% SC के लिए, ST के लिए 17%, और यहाँ पे शेयर ऑफ SC/ST वुमेन पर्सन, उसके बाद 53%। कुछ यहाँ पे लग रहा भुलाया, मिस्टेक हुआ है, देखिएगा यहाँ पे स्लाइड्स में। तो ये सब डेटा NCERT से ही लिया हुआ है, देख लीजिएगा। इतना देखिए एकदम पूरी तो आप नंबर वगैरह याद नहीं रख सकते, तो एक अप्रॉक्स में याद रखिएगा, वो पॉसिबल है। अप्रॉक्स में लिखिएगा, CBSE में मार्क्स मिलता है आप लोग को। द एवरेज वेज हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 65 रुपीज़ 65 in 2006-07 to rupees 132 in 2013 and 14। ओके, 2013-14 में लगभग 132 रुपया पहुंच चुका है। अभी और बढ़ेगा ये डेटा जिस हिसाब से हम लोग आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिसी, दैट इज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ये क्या था भैया? 1993 में स्टार्ट हुआ था प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेटेड, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये देखिए राइट गवर्नमेंट का हमेशा यही चीज रहता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लो भैया, आत्मनिर्भर बनो, एकदम आत्मनिर्भर बन के पूरा दुनिया जीत लो, लेकिन सरकारी नौकरी मत लो। तो जो भी है जैसे ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। ये देखिए बहुत अच्छा, सुनने में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकलिटी भी है, बट इनकम उतना कुछ खास इसमें देखने को आपको नहीं। ठीक है, ज़्यादा मैं नहीं कमेंट करूँगा इसके ऊपर। दे आर हेल्प इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना का क्या एम रहता है कि दे विल बी हेल्पिंग इन द सेटिंग अप ऑफ स्मॉल बिजनेसेस एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP, लॉन्च्ड इन 1995। एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। एम क्या है भैया प्रोग्राम का? इसका भी वही चीज़ है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। और इतना प्रोग्राम है, सब एक ही काम है। देखिए समझे में नहीं आता कौन सा सही है कौन सा गलत। और टारगेट ऑफ क्रिएटिंग 25 लाख न्यू जॉब्स हैज बीन सेट फॉर द प्रोग्राम अंडर 10th 5-year प्लान। 10वां 5वां सब तो 5-year प्लान तो खत्म हो गया, अब तो नीति आयोग आ गया। जो है डेटा थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये सब एग्जाम में लिखने के लिए काम आता है, और कुछ का काम नहीं है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, लॉन्च इन 1999। द प्रोग्राम एम्स एट ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये थोड़ा अच्छा लगता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, लेकिन आप उसमें भी झगड़ा उगड़ा बहुत देखिएगा। अमूल एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि क्वाइट सक्सेसफुल है। बाकी वैसे आप देखिए, कमेंट करके बताइएगा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जानते हो जो कि कम्युनिटी बेस्ड सक्सेसफुल हुआ हो। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में आया था भैया। एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंट इज गिवन टू स्टेट्स फॉर बेसिक सर्विसेज सच एज प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये थोड़ा सुनने में अच्छा है। ये थोड़ा देखिएगा, प्राइमरी एजुकेशन आप देखिएगा गांव में आजकल स्कूल्स बन चुके हैं उस समय के अकॉर्डिंग। पहले तो स्कूल भी नहीं था, पेड़ के नीचे पढ़ाया जाता था काका। प्राइमरी हेल्थ, ओके, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है भैया चैलेंजेस आईडी, हमारा लास्ट टॉपिक है। आखिर पॉवर्टी को हम लोग कैसे एलिमिनेट करते पूरा, चलिए देखते हैं। नो डाउट हैज सर्टेनली डिक्लाइन, बट रिड्यूसिंग पॉवर्टी रिमेन्स इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज। इंडिया का पॉवर्टी रिड्यूस करना अभी भी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। कैसे तो जानते हैं भैया, इतना डाइवर्स सोसाइटी हम लोग का। डिस्पैरिटीज इन पॉवर्टी आर विजिबल बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड अमॉन्ग डिफरेंट स्टेट्स। वल्नरेबिलिटी ऑफ सर्टेन सोशल ग्रुप्स, बहुत आप सोशल ग्रुप में भी देखिएगा बहुत ज़्यादा लोग वल्नरेबल्स रहते हैं। अभी तो सब हम लोग पढ़ ही चुके हैं अभी, ठीक है। तो आखिर इतना सारा प्रॉब्लम्स होने के बाद भी लोग कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं? हाउ टू ओवरकम द चैलेंज? दिस वुड बी पॉसिबल मेनली ड्यू टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे बढ़िया सोल्यूशन है, सबसे बढ़िया इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करिए, सबसे बेस्ट। जितना इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, जितना डेवलपमेंट, उसी प्रकार से उस डेवलपमेंट को बढ़ाइए, ग्रोथ बढ़ाइए। ग्रोथ कैसे बढ़ा सकते हैं आप? कैपिटल गुड्स पे इन्वेस्ट करिए, ठीक है।
इन रेलवेज पे, रोडवेज पे जिस हिसाब से सरकार कर रही है, ये सब बढ़िया। लॉन्ग टर्म में आप देखिएगा पॉवर्टी डिक्लाइन होगा। इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन जो है 10-12 तक, एकदम जो 10-12 क्लास 10 तक, एलिमेंट्री 8-10 तक फ्री एजुकेशन दीजिए, सरकार दे रही फ्री, साथ ही साथ क्वालिटी एजुकेशन। फ्री में तुम लोग सक्सेसफुल है, क्वालिटी भी देना चाहिए थोड़ा सा सरकार को। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, थोड़ा सा पॉपुलेशन ग्रोथ भी डिक्लाइन देखिए हो गया। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग का 2040 तक आपका डिक्लाइनिंग स्टेज में पहुंच जाएगा, हम लोग का स्टैग्नेंट होगा, उसके बाद डिक्लाइनिंग हो जाएगा। इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वुमेन एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, वुमेन को भी एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, जिससे क्या होगा, हस्बैंड वाइफ दोनों कमाएगा। अब मान लीजिए टीचिंग सेक्टर में अगर हम ही गए मान के चलिए, तो हम क्या चाहेंगे कि मेरा वाइफ भी कमाए। वाइफ भी कैसे कमाएगी, तो वो स्कूल में पढ़ा सकती है, स्कूल हो गया, या फिर अब जैसे प्राइवेट ट्यूशन प्रोवाइड करना हुआ, या फिर यूट्यूब में पढ़ाना हुआ। वाइफ भी कमाएगी, हस्बैंड भी कमाएगा। मान लीजिए 20,000 रुपया करके दूजन कमा रहे, 40,000 50,000 रुपया, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर द फैमिली। एक मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, हस्बैंड वाइफ दोनों कमाने से बहुत ज़्यादा भी आप लोग आगे चल करके आपको हस्बैंड वाइफ दोनों कमाना ही पड़ेगा, जिंदगी नहीं चलने वाला है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे क्या क्या और भी चैलेंजेस है भैया हम लोग का पॉवर्टी हटाने के लिए? इट इज़ अबाउट लिमिटेड डेफिनेशन। हम लोग का जो पॉवर्टी का डेफिनेशन है नहीं, बहुत ही लिमिटेड डेफिनेशन है, इसलिए भी आप देखिएगा तो मैंने आप लोगों को बताया था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है ये सब अभी बढ़िया है, वो चीज़ अच्छा है। इनकम के आधार पर सिर्फ मेजर करना ये थोड़ा सा मैंने अलग ही हो जाता है। इट इज़ अबाउट अ मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग रादर दैन अ रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। पॉवर्टी को किस आधार पर मेजर करना चाहिए? मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग रादर दैन अ रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। नीड फॉर ब्रॉडनिंग द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी। हम लोग को जो ह्यूमन पॉवर्टी का कंसेप्ट है इसको थोड़ा सा और ज़्यादा ब्रॉडन करना चाहिए। ब्रॉडन कैसे कर सकते हैं भैया ह्यूमन पॉवर्टी का डेफिनेशन आप और उसमें चीज़ ऐड डाली कि जो इंसान कमा रहा है क्या वो खुश है उसमें? मैंने ये पर्सनली ऑब्जर्व किया है, इंसान जितना कमा ले कभी संतुष्टि नहीं होता है उसमें। लाख रुपया कमाए या 1.5 लाख रुपया कमाए तो उसमें रहेगा बहुत काम का चिंता है, स्ट्रेस है, तो ये सब चीज़ होता है थोड़ा सा, ये जो भी है। A large number of people may have been able to feed themselves but they do not have education। आप देखिएगा ये मैंने भी है, मेरे पापा भी क्लास 4-5 तक पढ़े हैं, 4 क्लास तक, बट वो फूड में भी सब्जी वब्जी बेचते हैं। ओके, तब पर भी मेरे को अच्छा उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन दिया, तभी मैं आप लोगों के सामने आ पा रहा हूँ। तो वो उस जगह पे रह करके जब मुझे आज इस यहाँ पे लिफ्ट किए, तो मैं उनको तो बहुत सल्यूट करूँगा कि एटलीस्ट उनकी वजह से मैं यहाँ पे आज पहुँच पाया हूँ। और आगे भी आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सब्सक्राइब करने से मैं आगे भी ग्रोथ में रहूँगा। कोशिश करूँगा मैं और अच्छा से अच्छा बेटर कंटेंट आप लोग को दूँ। और शेल्टर और जॉब सिक्योरिटी, अब जो बहुत लोग अपने आप को फीड कर रहे हैं, अपने आप को घर भी दे रहे हैं, बट और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? क्या वो फ्री? आप देखिएगा अभी मैंने देखा बहुत सारे रेलवे के स्टाफ्स में जो चमार कास्ट के लोग हैं अभी इन्वॉल्व हुए हैं। तो चमार कास्ट के लोग जब वो ग्रुप डी की नौकरी ले रहे हैं या फिर कोई भी नौकरी ले रहे हैं, तब पर भी वहाँ पर भी उनको डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता है। मानते थोड़ा सा देखिएगा, एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया, थोड़ा सा एजुकेशन का उन लोग को ज़्यादा जरूरत है कि हाइजीन कैसे मेंटेन किया जाए, ये सब चीज़, बट आफ्टर एजुकेशन दे कैन बी परफॉर्मिंग वेल। मैंने देखा मेरी एक दोस्त भी थी, संथाल थी, वो संथाल रहते हुए भी वो काफ़ी नीट एंड क्लीन अपने आप को रखती थी, भले ही उनका स्किन कलर डार्क था, उनका बहुत अच्छे से रहती थी वो। मुझे बहुत इंस्पायर्ड किया उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देख करके। ओके, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑलवेज अ मूविंग टारगेट। भैया इरेडिकेशन जो है पॉवर्टी का, दैट इज अ मूविंग टारगेट, कभी चेंज होगा इधर से उधर, उधर से इधर। इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर होता है समाप्त। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।